हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे अगेन वी कंटिन्यू पीरियोडिक टेबल और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और लास्ट क्लास में हमने बात करी थी अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग कांस्टेंट। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टर्म एटॉमिक रेडियस। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द टर्म रेडियस, एटॉमिक रेडियस, इसकी बात करेंगे आज हम लोग। तो पहली बार डेफिनेशन क्या है इसकी, उसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका न्यूक्लियस, ये आपका KLMN इस तरह से शेल है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है कि थ्योरेटिकली डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost electron, theoretically distance between nucleus and outermost electron is known as atomic radius. तुमने क्या कहा कि theoretically इस न्यूक्लियस के यहां से लेकर जो आप कह लीजिए कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वहां तक का जो डिस्टेंस है आप उसे क्या कहते हैं, आप उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इट इज थ्योरेटिकल ओनली, प्रैक्टिकली रेडियस निकाल पाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे आर सेवरल रीजंस। बिकॉज practically it is not possible because पहली बात, because electron have wave nature also। इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो किस प्रकार का है, वेव नेचर भी होता है। तो इसका मतलब मान लो ये न्यूक्लियस है, तो सपोज करो मैं एक पर्टिकुलर शेल की बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर इस तरह से कुछ है। तो आप डिफाइन नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ पर है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटरमाइन कर पाना वैसे पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, हम जानते भी कि एज पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। एक बात तो है। दूसरी बात, एटम इज very small in size, yes or no? और थर्ड पॉइंट ये, there is no well defined boundary, within an atom, कि एटम का एक तो भाई की साइज बहुत छोटा है, एक आप कह सकते हैं कि भाई उसका वेव नेचर भी है, उसकी वजह से हम लोग जज नहीं कर सकते कि कहाँ पर है वो। तीसरी बात कि हम कह सकते हैं कि एटम का कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, सो इट नॉट इजीली पॉसिबल। और साथ ही साथ आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं 4 पॉइंट करके कि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल टू बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। ये बात कहाँ से आती है हमारी, फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये सारी बातें आ गई। तो क्या अब हम एटॉमिक रेडियस डिफाइन कर पाएंगे? यस, हम अब एटॉमिक रेडियस डिफाइन करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसके बॉन्डेड स्टेट में। जब एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बना रहा है उस समय हम उसके रेडियस की बात करते हैं। तो एक बार उसको उतारिए, फिर मैं उस पार्ट पर आता हूँ, प्लीज फटाफट से, क्विक। सो देखिए, so we determine radius in bonded state of atom through various techniques, basically through spectroscopy, आप कह सकते हैं through spectroscopy एक्सेट्रा। बहुत सारे मेथड, एडवांस मेथड है, बिकॉज पता है एटम का साइज बहुत छोटा है,
तो ऑब्वियसली अगर हमें उसका रेडियस मेजर करना है तो ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई एक हाई एंड इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी। तो उसमें से एक सबसे पॉपुलर टेक्निक जो है दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है। सो अब यहाँ जो डिफाइन है रेडियस के टाइप वो आपके कौन कौन से देखिए। एक आप बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की, ठीक है। एक हम लोग बात करते हैं मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट मेटालिक, और वेंडरवॉल रेडियस, वेंडरवॉल्स रेडियस, and the last one we talk about the ionic radius, ionic radius। तो आज के लेक्चर में हम इन तीनों की बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आयनिक रेडियस की। तो उसका तारुफ मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट वन से, दैट इज कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज कोवेलेंट रेडियस। तो बहुत सिंपल सी बात है, इट इज मेनली डिफाइंड फॉर व्हाट, those what we say elements who form covalent bond, mainly for elements who form covalent bond। yes or no? अगर एग्जाम्पल की हम बात करना चाहें तो हम जानते हैं लाइक H2Cl2 O2 एक्सेट्रा कह सकते हैं हम लोग। और इट इज क्वाइट स्मॉलर देन एक्चुअल रेडियस, इट इज क्वाइट स्मॉलर देन एक्चुअल रेडियस। अब देखो क्या है भाई, हमने मान लिया कि यहाँ शेयरिंग हो रही है दो एटम की, से A से दिस इज B, ऐसा नो। और ये इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि जो दूरी है इनके बीच की, दिस इज व्हाट D। और जैसे हम देख पा रहे हैं देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है तक। तो नाउ दिस कोवेलेंट रेडियस is what? It is simply DAB by 2। ये आपका डेफिनेशन है इसका, कि ये न्यूक्लियस ये आपका बीच में देख पा रहे हैं डायग्राम में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये डिस्टेंस D माना है, तो इसका जो हाफ है वो आपका कहलाएगा, इट इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। सुनो, अब सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस को, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस को हम दो तरह से लिखते हैं। एक तो आपका होमो एटॉमिक और एक आपका हेट्रो एटॉमिक, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक? होमो एटॉमिक मीन्स सिंपली कि भाई जो लाइक एग्जांपल H2, इधर भी A इधर भी A, लाइक Cl2, इधर भी Cl इधर भी Cl। हेट्रो एटॉमिक वी से HCl। कैसे हम लोग ऐसा, अब एक आपका हाइड्रोजन है एक आपका क्लोरीन है, तो होमो एटॉमिक फॉर्मूला यही है, D/2 ही फॉर्मूला है। बट हाँ, हेट्रो एटॉमिक हम एक तरह से और लिखते हैं कि जो चलो मैं थोड़ा इसको श्रिंक करता हूं। अगर होमो एटॉमिक है ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन आपका ऐसा हो जाएगा, इस तरह से कुछ, ये A, ये भी A, और इनके बीच की जो दूरी आपकी है दिस इज DAA, एंड कोवेलेंट रेडियस फॉर होमो एटॉमिक इज व्हाट, DAA/2। कोई दिक्कत नहीं। अब हेट्रो एटॉमिक के लिए लिखेंगे हम लोग, तो जो मैंने पहले लिखा वैसे वापस लिखेंगे, हेट्रो एटॉमिक
वैसे उस डायग्राम से भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बट ठीक है, थोड़ी कॉपी आपके सुंदर लगेगी इसलिए बना देता हूँ मैं। तो ये आपका ए बेटा और ये आपके लिए बी। तो फिर से वही आपका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका इस बार डी ए बी कहलाएगा। ठीक है, सो नाउ ये जो डी ए बी निकालने का तरीका है यहाँ पर, उसको हम ऐसा लिखते हैं कि डी ए बी इज वॉट आर ए प्लस और आर बी माइनस 0.09 चाई ए माइनस चाई बी। एक बार ये फॉर्मूला लिखो, फिर समझाता हूँ आपको क्या है ये, और लिख लो एक बार ताकि मैं थोड़ा सा रब करता हूँ उसको, प्लीज फटाफट से लिखिए इसको। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ शिफ्ट इसको मैं, देखो फिर आपको समझाता हूँ चीजें। देखिए, आई होप ये आपको विजिबल होगा। ठीक है, ऑब्वियसली आर ए आर बी तो पता चल रहा है आपको, रेडियस फॉर ए रेडियस फॉर बी। ये जाई चाई ए एक्स जैसा कुछ है ये, दिस इज व्हाट द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। और ये आपका चाई बी इज व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये ऐसा कुछ है, एक्स मान लो थोड़ा सा हल्का सा तिरछा है नीचे से, इसको हम बोलते हैं चाई, CHI। आप चाहें तो एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और तो ये यहाँ लिखा जाएगा। अब देखो इसको, मान लो कि होमो एटॉमिक है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एटॉमिक सेम है, तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होता है। अभी याद कर लो, अब आगे पढ़ेंगे, आपको टॉपिक आएगा और डिटेल में डिस्कस किया जाएगा अबाउट द टर्म नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पर होमो एटॉमिक में क्या होता है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, चाहे ए माइनस चाहे भी सेम हो जाएगा 0, तो सिर्फ यही बचेगा, ये सुनो, सिर्फ यही बचेगा। और उसी प्रकार से जब हेटेरोएटॉमिक है तो ऑब्वियसली जो ए के लिए वैल्यू होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की और बी के लिए वैल्यू होगी, वो यहाँ पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और विल गेट द आंसर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को कहा जाता है, दिस इज व्हाट नोन एज स्टीवेंसन, स्टीवेंसन SCHOMAKER, known as स्टीवेंसन शोमेकर फॉर्मूला, स्टीवेंसन शोमेकर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। ठीक है, वैसे क्वेश्चन इस पर नहीं पूछाते, क्वेश्चन जनरली जो हमसे पूछे जाते हैं वो ट्रेंड पे, थोड़ी देर बाद उसकी बात करेंगे। पहले हमें समझना होगा व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, व्हाट इज मेटालिक रेडियस, व्हाट इज वैन डेर वाल्स रेडियस, फिर हम कंबाइंडली उनके क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, या तो ठीक है भाई, एग्री और नॉट। अब एक पॉइंट और लिखते हैं हम लोग कि यदि हम लोग बात कर रहे हैं फॉर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो अगर मैं कोवेलेंट रेडियस को कंपेयर करूं, कोवेलेंट रेडियस कंपैरिजन की बात की जाए फॉर सेम पेयर ऑफ एटम, फॉर सेम पेयर ऑफ एटम, तो जो का ऑर्डर है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोवेलेंट रेडियस का, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस एंड ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस हमेशा ज़्यादा होता है डबल बॉन्ड कंपैरिजन में, ट्रिपल बॉन्ड कंपैरिजन में। ठीक है, ये सुनो, तो ये हमने बात करी जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ रेडियस था, दैट इज व्हाट नोन एज कोवेलेंट रेडियस। अब हम बात करते हैं मेटालिक रेडियस के लिए। जैसे कोवेलेंट रेडियस बेसिकली किसके लिए था, उन एलिमेंट्स के लिए जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो बात करेंगे मेटालिक के लिए, फटाफट से उतार लो फिर मैं लिखता हूँ आगे प्लीज। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन इज मेटालिक रेडियस। देखिए सेकेंड वन, मेटालिक रेडियस। तो ध्यान रखना हमें, इट इज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज half of distance between half of distance between two nearest atoms
to nearest atoms in close packed lattice। ठीक है, और किस प्रकार से डिफाइन करते हो, ये हम लोग को एक क्लोज पैक लैटिस बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया ये दो नियरेस्ट एटम है, तो इनके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया से इट इज डी। तो मेटालिक रेडियस क्या हो जाएगा आपका, इज व्हाट, हाफ ऑफ दिस। व्हाट वी से, इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम इन अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन अ क्लोज पैक्ड लैटिस। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो ये उन्हीं के लिए डिफाइन होगा बेसिकली जो मेटालिक बॉन्ड बनाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक तो मैंने बात बोली कि ये डिफाइन किसके लिए होता है भाई, कि ये उनके लिए डिफाइन हो रहा है जो मेटालिक बॉन्ड बना रहे हैं, बट इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके लिए कोवैलेंट रेडियस भी डिफाइन होती है और मेटालिक रेडियस भी डिफाइन होती है। तो कल हम लोग देयर आर so many compounds, sorry, there are so many elements for which covalent as well as metallic radius is defined, as well as metallic radius is defined. Example, cobalt, आयरन एक्सेट्रा। मतलब कि ये वो कंपाउंड है जो बेसिकली आप देखेंगे ये कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं और मेटालिक बॉन्ड भी बनाते हैं, ये सुनो। और हम सिर्फ मान लो प्योरली अगर मेटल के लिए कहें तो मेटल आपके कौन कौन से भाई, आयरन है। अब आयरन क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है और मेटालिक बॉन्ड भी बनाता है, तो उसके लिए भी डिफाइन हो जाएगी। तो कोबाल्ट, आयरन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड भी बनाते हैं। तो उन दोनों के लिए हम कोवैलेंट रेडियस भी डिफाइन कर सकते हैं, एज वेल एज हम उनके लिए मेटालिक रेडियस भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सुनो, यदि बात ठीक है। सो उतारो, हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए बेटा नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट इज व्हाट, वैन डर वाल रेडियस। थर्ड वन इज वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी बॉन्ड, ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी बॉन्ड। बात करेंगे हम क्या, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपली इट इज डिफाइंड एज half into internuclear distance between nuclei of two atoms belonging to nearest molecules। क्या मतलब इसका, देखो सुनो ऐसी बात को ना, हमने बात करी कोवैलेंट रेडियस की, हमने बात करी मेटालिक रेडियस की। मेटालिक रेडियस बेसिकली आप कहते हैं मेटल के लिए है, कोवैलेंट रेडियस की बेसिकली आप बोलते हैं कि भाई जो एलिमेंट कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं उनके लिए वो, ये किसके लिए है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि प्राइमरीली इट इज डिफाइंड फॉर व्हाट, इनर्ट गैस। मतलब कि वैन डर वाल रेडियस इज डिफाइंड, ये ऐसा कह लीजिए आप, पॉइंट बना लेता हूं, for inert gases van der Waal radius is defined। मतलब कि इनर्ट गैसेस के लिए हम सिर्फ वैन डर वाल रेडियस ही डिफाइन करते हैं। कैसे, देखो हम लोग एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, ये आपका एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, मॉलिक्यूल हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड,
चलो I2 मॉलिक्यूल है, ये आपका आयोडीन, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि मैं एक आयोडीन मॉलिक्यूल और लेता हूं इस प्रकार से, ऑब्वियसली वो भी आपका कोवैलेंटली बॉन्डेड होगा। जो मैंने बनाया तो दो ही I2 मॉलिक्यूल है, बट एक्चुअल में बहुत सारे I2 मॉलिक्यूल्स होंगे। मैंने जो दो दो नियरेस्ट I2 मॉलिक्यूल थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ बहुत सारे आयोडीन के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, दो नियरेस्ट I2 मॉलिक्यूल मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर? जो हम पढ़ चुके हैं वो ये है, दिस इज व्हाट, ये अगर मैं इसका हाफ कर दूं और ये डिस्टेंस d है, इज द कोवेलेंट रेडियस, यस और नो। सिमिलरली आप बात यहां पे भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए डिस्टेंस d है तो इसका जो हाफ होगा दैट इज कोवेलेंट रेडियस, एग्री और नॉट। अब डेफिनेशन क्या बोलती है, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम। ये न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई, इन दोनों के बीच की दूरी ये आपकी, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम बिलोंगिंग टू नियरेस्ट मॉलिक्यूल, दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल। मान लीजिए कि ये, सपोज कीजिए ये ए है, तो वैन डर वाल रेडियस इज व्हाट, इज सिंपली a by 2, simply what, a by 2, yes or no? So van der Waal radius is what, it is simply a by 2, agree or not? Clear? स्काफ कर देंगे हम लोग। अब बात क्या है वो समझिए आप, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये हम लोग बेसिकली इनर्ट गैस के लिए डिफाइन करते हैं। रीजन इज व्हाट कि इनर्ट गैस जो है, इनर्ट गैस जो है हम जानते हैं कि वो रिएक्ट नहीं करती। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि जिनॉन के कंपाउंड मिलते हैं, बट हम चलो जिनॉन को फिलहाल छोड़ दें, हम मान के चलें कि सभी के सभी जो इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल है आपके जो 18 ग्रुप का है वो रिएक्ट नहीं करता, तो उनके लिए हम वैन डर वाल रेडियस डिफाइन करते हैं। और ये जो रेडियस है इसमें मैक्सिमम एरर आता है, मैक्सिमम एरर मतलब कि जितना प्रिसाइज आपका कोवेलेंट रेडियस है उतना ही कम प्रिसाइज आपका क्या है, वैन डर वाल रेडियस। एक बात तो ये, दूसरी बात हम वैन डर वाल रेडियस जो है उसको सॉलिड स्टेट में डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड इन सॉलिड स्टेट, नॉट इन लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, बिकॉज लिक्विड और गैसेस फेज में जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में डिस्टर्बेंस, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या लिखेंगे, it is defined in solid state, not in liquid and gaseous phase due to disturbances, ठीक है। और डिस्टर्बेंस का मतलब बेसिकली यहाँ पे यही है कि वहां पर अगर गैसेस फेज है तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहेंगे, लिक्विड में भी चांसेस रहते हैं, बट सॉलिड में हम मान के चलते हैं कि मॉलिक्यूल काफी हद तक एक पोजीशन पे प्रिसाइज है, एक पोजीशन पे फिक्स्ड है, ठीक है। ये बात हो गई, सुनो। अब अगर मैं वैन डर वाल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस में आपस में कंपेयर करूं तो हमें ध्यान रखना, ऑलवेज ऑलवेज वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन व्हाट, मेटालिक रेडियस, एंड मेटालिक रेडियस इज व्हाट, ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। मैंने आपको कहा भी था कि कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पर ओवरलैपिंग दिखाई गई है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायग्रामेटिकली हम कहते हैं कि भाई ऑब्वियसली ये एक्चुअल रेडियस से कम होती है, और वैन डर वाल रेडियस आपने देखा ही है कितना बड़ा डिस्टेंस है आपका, यस और नो। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द टाइप ऑफ रेडियसेस। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए कि क्या है ये, और मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, यदि आपने चैप्टर पढ़ लिया है एनसीईआरटी में, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर हमारा, तो वहाँ हम बात करते हैं वैन डर वाल फोर्सेज होती है यहाँ पर। दिस इज अ टाइप ऑफ अ वीक force of attraction between these two molecules. This is simply a type of a weak force of attraction between these two I2 molecules. That is what van der Waal radius. Yes or no? Clear? सुतारो, अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे, इंपॉर्टेंट बात पे कि हमारे नीट में जो क्वेश्चंस बनते हैं, हमारे जेई में जो क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सुतारिए फटाफट एक बार आप।
ठीक है भाई। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे कि हमने इसे सेकेंडरी बॉन्ड क्यों बोला है, बिकॉज हम लोग ये जो बॉन्ड जो व्हाट वी से डायरेक्ट बॉन्ड जो है कोवेलेंट यहाँ पर रेडियस में डिफाइन कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी बॉन्ड। मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड। दैट्स व्हाई वैन ड वाल्स रेडियस इज आल्सो कंसिडर्ड एज सेकेंडरी बॉन्ड। ठीक है, चलो। सो नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द ट्रेंड्स। आप ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो मेडिकल है चाहे जेई है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी है कि वो आपसे ट्रेंड पे पूछेगा। अब हमने लास्ट क्लास में बात करी थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, जेड इफेक्टिव की, अब उसका आपको कहा, अब उसका यहाँ यूज आने वाला है। तो हम आगे जितने भी टर्म्स पढ़ेंगे, रेडियस के बाद हम पढ़ेंगे आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो भी हम टर्म पढ़ेंगे वहाँ मेजरली यही है कि आपकी पीरियोडिक टेबल में वो चीज़ कैसे वेरी करती है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कैसे वेरी करेगा, टॉप से बॉटम जाएंगे तो कैसे वेरी करेगा, हर एक ग्रुप में कैसे वेरी करेगा, पीरियड्स में कैसे वेरी करेगा। यही बेसिकली ट्रेंड है आपका, यही आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो अब देखिए, तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूं यहाँ पे फिर से वही बात कि लेफ्ट टू राइट मैं बात कर रहा हूँ। रेडियस की लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आपका जेड इफेक्ट अगर आपको याद हो बढ़ता है तो साइज आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ जेड इफेक्टिव के बारे में, जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। तो जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला न्यूक्लियस की तरफ से नेट इफेक्टिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचेगा। यस सुनो, मानते हो अभी चीज? तो हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल के तौर पे भी देखा था, तो एग्जांपल देखे थे हमने कि अलाउंग द पीरियड, सॉरी अलाउंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका साइज है वो श्रिंक होगा, तो साइज क्या होगा, कम हो। दिमाग में चीज क्लियर रखना आप, जब भी जेड इफेक्टिव बढ़ता साइज आपका हमेशा घटेगा, जब भी जेड इफेक्टिव कम होगा साइज हमेशा बढ़ेगा। रिमेंबर दैट। और साइज से ही हम लोग रेडियस को कोरिलेट करते हैं। यस सुनो, ठीक है। पहली बात, टॉप से बॉटम की बात की जाए तो मैंने आपको कहा था कि जेड इफेक्टिव जनरली कांस्टेंट रहता है और चेंज भी अगर आता है तो बहुत कम आता है, तो इसलिए हम उसको वहां से नहीं समझाते, हम समझाते हैं कि टॉप से बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ती है तो ऑब्वियसली साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं सोडियम की बात करता हूँ और एक पोटेशियम की, ऐसा करो लीना की रब से, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आगे हम पढ़ेंगे इसको दोबारा फिर से। अब नीचे आएंगे तो ये आपका सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, और हर जगह आपका प्रिंसिपल क्वांटम में बढ़ेगा, मतलब हर जगह शेल बढ़ेगी। यहाँ पे आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके पास 19 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली जब 19 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे तो ऑब्वियसली एक नेक्स्ट हायर शेल होना जरूरी है। तो जब भी आप नीचे आते हैं ग्रुप में, हमेशा नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, इसका मतलब साइज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलो, ये बात होगी अपनी यहाँ की। अब मैं, ये तो मैंने जनरल ट्रेंड की बात करी, जनरली क्या होगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट आपका साइज कम होगा और टॉप से बॉटम आपका साइज बढ़ेगा। पर क्या ये बात हमेशा लागू होगी, हर जगह लागू होगी, ये हमें आप चेक करना होगा। तो हम बात करते, पहले मैं बात करता हूँ, एस ब्लॉक नहीं कहता मैं यहाँ पे, अपना ग्रुप वन कह लेता हूँ मैं, जो भी मैंने लिखा था। तो ग्रुप वन में वही ऑर्डर है, डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा। तो ऑर्डर क्या लिखोगे आप लोग, हाइड्रोजन, लिथियम, हम लोग सीजियम तक की बात कर रहे हैं, हम लोग रेडियो एक्टिव कंसिडर नहीं करते। तो साइज का आपका ऑर्डर ये रहेगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का क्लियर। मैं अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किए ट्रेंड पहले आपके, इसलिए मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, आगे थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, सो ग्रुप टू की बात करें हम लोग, ग्रुप वन ग्रुप टू आपका एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ये आपके अल्कली मेटल, ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो कौन है आपके नेक्स्ट, आपके ठीक है, साइज बढ़ेगा आपका, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं पीरियड्स में।
निगोश में बात करिए, अब मैं बात कर रहा हूँ पीरियड्स में। तो फर्स्ट पीरियड की बात करता हूँ। तो पीरियड नंबर 1 कौन कौन है? एज पर पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन हीलियम, तो कौन बड़ा होगा? हीलियम। क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिखा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है। और ध्यान रखिएगा 18 ग्रुप पे जब भी बात होगी, जब भी नोबल गैसेस की बात होगी, वहां हमेशा वैंडरवाल रेडियस की बात होगी, हमेशा वहां वैंडरवाल रेडियस की बात होगी, इसलिए उनका साइज बाकी से ज्यादा होगा। ठीक है। पीरियड 2 कौन है आपके पास? पीरियड 2 में लिथियम, ठीक है, 3 4 5 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सुनना ढंग से बात, क्या ऐसा लिख दूं मैं? सही है ये? लेफ्ट राइट क्या हो रही है? साइज बढ़ रही है? लेफ्ट राइट साइज बढ़ रही है? नो, लेफ्ट राइट साइज घटेगी। ये तो ट्रेंड आपका। यहाँ तो क्या क्यों लिखा है मैंने? बिकॉज ये आपका इनर्ट गैस, तो ऑर्डर क्या रहेगा हमारा? थोड़ा इसको वापस हटाना पड़ेगा मुझे, देखिए। तो ऑर्डर क्या रहेगा हमारा? इस तरह से कुछ। यस और नो? अब लास्ट पॉइंट, क्या नियॉन सबसे छोटा होगा? नो, नियॉन सबसे बड़ा होगा। व्हाई? बिकॉज इट बिलोंग टू नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लिए हमेशा हम क्या डिफाइन करते हैं? वैन डर वाल रेडियस। क्लियर? यस और नो? अब मैं बात करूं पीरियड नंबर 3 की। कौन कौन आपको पीरियड नंबर 3 में देखिए बताइए। अरे बात, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ऑर्डर ये रहेगा आपका सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा आपका आर्गन। अगेन यहाँ भी फिर से वही कॉन्सेप्ट आपका वैन डर वाल रेडियस का। यस और नो? तो यहाँ तो कोई खास दिक्कत आ नहीं है अपने को। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप में देखा बहुत सिंपल था। यहाँ भी सिंपल सा लॉजिक लगा कि भाई नियॉन आर्गन बड़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज दे आर द नोबल गैसेस। यस और नो? यस और नो? अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक्सेप्शंस की। चलो उससे पहले एक चीज और देखो, सुबह बता रहा हूँ, एक्सेप्शन से पहले एक चीज और देखते हैं हम लोग। तारिया बार उसको आप लोग, ठीक है? देखिए थोड़ा उसको मैं, चलो यहाँ मैं इधर लिखता हूँ। मैं जो लिखने जा रहा हूँ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे इन दोनों ग्रुप का, ये फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप ही आपके देखिएगा, इन दोनों ग्रुप पे अगर बात करूं, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप बात करूं, अगर कंपैरेटिवली हमें अगर एक साइज लिखना हो, थोड़ा मैंने गलती कर दिया बेटा, यहाँ पर मुझे मैग्नीशियम लिखना है, बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्च, ठीक है, ये लास्ट वाला आपका रेडियो एक्टिव। ठीक है, हाँ मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे यहाँ इन दोनों ग्रुप पे एक साइज का ऑर्डर बनाना हो तो क्या होगा, वो देखिए आप लोग। ये ऑर्डर है आपका, उसको ऐसे याद कर लीजिए। ये तो मैंने एक एम बनाया है और ये मैंने एक एन बनाया है। एम, देखो हम एम ऐसे बनाते हैं, ये सुनो, मैंने एम ऐसे बनाया, उल्टा बनाया, तो एम भी उल्टा बनाया मैंने और एन भी उल्टा बनाया, ऐसे याद कर लो आप। इसका मतलब ये है कि ये जो बेरिलियम है, ये क्या आपका स्मॉलेस्ट साइज में, स्मॉलेस्ट साइज में, उससे बड़ा आपका लिथियम, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम से बड़ा आपका सोडियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बैरियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम. सीजियम इज द बिगेस्ट वन. ये सुनो, ये तुमने जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, शॉर्ट ट्रिक आप कर सकते हैं, ऐसे उसको याद कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ समझिए, हमें समझने के लिए सबसे छोटा बेरिलियम है. लेफ्ट टू राइट साइज घटता है तो आपके राइट में इसलिए छोटा है. ठीक है, टॉप से बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगा, तो इसलिए छोटा ही है. टॉप से बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगा, तो उससे बड़ा तो बैरियम होगा, फिर सीजियम होगा. तो हमें बताया कि लेफ्ट टू राइट साइज घटता है तो बैरियम आपका सीजियम से छोटा. तो ये ऑर्डर रहेगा आपका. ध्यान रखना आपको इस तरह से. कई बार इन पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लीजिए कंपेयर कर रहा है कि मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम और रुबिडियम को अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में, तो आप कैसे करेंगे. तो ये आपको चीज ध्यान होनी चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब मैं जो आपको कह रहा था एक्सेप्शन वाले पार्ट पे, तो देखिए भाई, चलो बात करते हैं हम लोग कुछ एक्सेप्शंस की. और पहले मैं बात कर रहा हूं फॉर व्हाट, फॉर डी ब्लॉक. इस पर मैं ले रहा हूं 3D सीरीज. उससे पहले एक चीज समझिए. देखो, स्टूडेंट्स को हमेशा लगता है कि ये वर्ड आ गया एक्सेप्शन तो अब चीजें बहुत सारी हमें याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी. देखो, मेरा थोड़ा अलग मानना है. मेरे हिसाब से एक्सेप्शन एक्सेप्शन बेटा वो होता है जिसका रीजन नहीं है हमारे पास. हमारे पास लगभग लगभग मोर देन 90% केसेस जो हैं उनके रीजन हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं 11th-12th जेई के सिलेबस के हिसाब से. कुछ एक केस पॉसिबल है जिनका डिस्कशन ड्यूरिंग द 11th-12th क्लास हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट ऑन द हायर साइड जब आप आगे फ्यूचर में मान लो कभी केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप, तो आप वहाँ पर आप डेफिनेटली उन चीज़ों को डिस्कस कर पाएंगे. तो निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं है कि रट्टा मानना पड़ेगा हमें यहाँ पर. डेफिनेटली मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा, उनका प्रॉपर रीजन दूंगा, फिर हम बात करें. सो फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी जस्ट पीछे केस देखा कि मैंने एक बात बोली कि लेफ्ट टू राइट साइज हमेशा कम होता है, बट हमने देखा है कि 18 ग्रुप वाले जो हैं उनका साइज सबसे ज़्यादा निकल के आया. तो ऑब्वियसली वहाँ रीज़न है बेटा. वहाँ रीज़न क्या था कि वहाँ पर वैन डर वाल रेडियस की बात होती है. वैन डर वाल रेडियस की बात होती है. तो प्रैक्टिकली मान लो एग्जाम्पल दूँ आपको कि भाई फॉर क्लोरीन एटम के, फॉर क्लोरीन एटम की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसके कोवेलेंट रेडियस को कंपेयर करूँ वैन डर वाल रेडियस से, तो इसका वैन डर वाल रेडियस इज नियरली 1.80 एंगस्ट्रॉम और कोवेलेंट रेडियस नियरली 0.98 एंगस्ट्रॉम. तो आप देखेंगे ये लगभग इसका डबल ही है. तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज है. तो थोड़ा घबराना नहीं है कि एक्सेप्शन लिख दिया तो अब चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर, ऐसा नहीं है. रिलैक्स, मैं आपको चीज समझाऊंगा सारी. ठीक है बेटा, मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ. 3D सीरीज का मतलब बेटा कौन है, देखिए, वर्कर मनफे कोनिकू. ठीक है, याद है आपको, कक्का शक्ति वर्कर मनफे कोनिकू. आप ऐसे याद कर लो. अगर इस तरह से याद नहीं कर पा रहे हैं कि 3D सीरीज क्या है, वैसे तो खैर अब हम स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अगर मैं 3D सीरीज कहूँ तो आपको लगभग लगभग सारे एलिमेंट पता होने चाहिए. 4D सीरीज कहूँ तो आपको सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए. 3D सीरीज बेसिकली आप कह लीजिए एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक आपके जो है 3D सीरीज. ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आप बात कर लें. 3D1 आएगा यहाँ पे, यहाँ आपको 3D2 मिलेगा. डी में 3 इलेक्ट्रॉन, डी में 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्रोमियम है. कॉन्फ़िगरेशन 3D5, मैंगनीज की भी 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D10. ठीक है, ये सुनो, ये हम सूची जानते हैं. अब देखो, जो ट्रेंड है उसके हिसाब से तो लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए, साइज घटना चाहिए, बट यहाँ पे सब जगह वो चीज लागू नहीं होती. रीजन इज नॉट सिंपल कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में क्या है कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज ऑब्वियसली कम हो रहा है. बट इसके बाद जब हम देखते हैं यहां से यहां तक लगभग लगभग, तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और जेड इफेक्टिव लगभग लगभग दोनों बराबर तरीके से काम करते हैं. तो साइज
नियरली सेम रहता है, साइज नियरली क्या है, सेम रहता है। हम बात करेंगे क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और जो आगे हम बढ़ते हैं लास्ट में आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होगा, डोमिनेंट हो जाता है, जेड इफेक्टिव से काफी ज्यादा हो जाता है, तो साइज आपका फिर इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या, साइज शुरू में तो क्या हुआ, कम हुआ, फिर नियरली कांस्टेंट, फिर साइज बढ़ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। मान लो मैं 3d6 ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 3d6। तो ये जो दो स्पिन साथ में है, इलेक्ट्रॉन साथ में है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। रिपल्शन जितना ज्यादा साइज उतना बढ़ेगा, यस और नो, यस और नो। तो सिंपल सा रीजन है, इसको हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से भी समझते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से भी समझते हैं, वो आगे आएगा, फिलहाल आप इसे यूज करें। तो देखो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का काम क्या है, साइज को बढ़ाना। जेड इफेक्ट का काम क्या है, साइज को घटाना। कैसे भाई, मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, साइड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा, तो वहाँ श्रिंक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और जेड इफेक्ट लगभग लगभग बराबर है, तो साइज लगभग लगभग सेम रहता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेंट होता है, आप देखेंगे 3d8 3d8 सॉरी 3d8 3d10 3d10 नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता है, जेड इफेक्टिव डोमिनेंट होता है, तो साइज आपका बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया ऑर्डर। अब मुझे एक्चुअल ऑर्डर क्या है मुझे पता होना चाहिए। ये तो मैंने बता दिया कि शुरू में तो आपका कम हो रहा है, फिर फिक्स्ड है, फिर बढ़ रहा है। तो एक्चुअल सीरीज एक्चुअल ऑर्डर क्या आपका, ध्यान रखिए, देखिए ठीक है, क्रोमियम, ठीक है। तो देखो ऑब्वियसली सबसे बड़ा कौन है, स्कैंडियम है, देन टाइटेनियम, जिंक, वेनेडियम, फिर इन चारों का साइज लगभग सेम है, सबसे छोटा आपका निकल। और इनका जो साइज का ऑर्डर इट इज अराउंड 1.17 एंगस्ट्रॉम लगभग इतना होता है। तो ये आपका एक्चुअल ऑर्डर है इन व्हाट, 3D सीरीज। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ऑब्वियसली मैंने बताया, तो कोई ना तरीका होगा याद करने का। सिंपल तरीका देखिए, स्कूटी ZNV, एक स्कूटी है, उसका ब्रांड का नाम क्या है, ZNV। तो स्कूटी ZNV, लास्ट में कोई नहीं, कोई नहीं, इसके अलावा जो भी एलिमेंट बचे हैं बीच में उनको यहाँ रख दो। कैसे, स्कूटी ZNV, लास्ट में कोई नहीं, इसके अलावा जो एलिमेंट बच गए यहाँ पर उनको सेंटर में रख दो। क्लियर, दिस इज व्हाट फॉर 3D सीरीज, दिस इज फॉर व्हाट 3D सीरीज। यस और नो, यस और नो। तो इसको हम लोग ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से भी समझते हैं, इस वाले पार्ट को चाहो तो लिख देना नीचे, वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो। ठीक है, क्लियर। पहला एक्सेप्शन दिखा मैंने डी ब्लॉक का। आगे मैं बढ़ता हूँ बोरॉन फैमिली की तरफ। एक बार थोड़ा उतार लो फटाफट से बेटा, फटाफट से उसको उतार लो। देखिए सेकंड एक्सेप्शन इज इन व्हाट, बोरॉन फैमिली। देखो आपको मैंने रीजन दिया सब चीज होगा। कौन सी है बोरॉन फैमिली बेटा, मैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला, यही आपकी जनरल ट्रेंड क्या है, टॉप से बॉटम साइज बढ़ना चाहिए, टॉप से बॉटम साइज बढ़ना चाहिए। तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था साइज, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आना चाहिए, बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन लास्ट थैलियम। और ये आपका गलत है। ये आई थिंक 2000 मेरे हिसाब से 23 पे क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में या 2016 में क्वेश्चन पूछा है इस पे, जेई में और मेडिकल में। मुझे याद है आई थिंक 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा गया इस बोर्न वाले पे, अलग अलग तरीके से, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, इशू क्या है उसकी हम बात करते हैं ना, व्हाट इज द मेन इशू हियर। क्लियर। अब ये आपका कौन सा भाई कि इनर्ट गैस
NH2 NP1, यही आपका ये बोरोन फैमिली 13 ग्रुप है आपका, इसका वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है। एग्री? हाँ, एक्सपेक्टेड तो ये है और एक्चुअल क्या निकल के आता है वो ये आपका एक्चुअल इज व्हाट, बोरोन देन गैलियम देन एल्यूमिनियम देन इंडियम देन थैलियम। मतलब कि जो गैलियम है वो आपका एल्यूमिनियम से बड़ा है। गैलियम इज व्हाट, सॉरी, एल्यूमिनियम इज व्हाट बिगर देन गैलियम। ठीक है, अब क्यों उस पॉइंट पर हम लोग आते हैं। देखिए मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, एल्यूमिनियम की लिखता हूं मैं। देखो इनर्ट गैस 3s2 3p1, और गैलियम की हम लोग बात करें बेटा तो इट इज 4s2 4p1। यस और नो? और इससे पहले 3d10 पूरा फिल है, इससे पहले 3d10 पूरा फिल है। यस और नो? मैं एग्री और नॉट? अब इससे क्या होगा वो चीज़ हमें समझनी है यहाँ पे कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक, कुछ भी नहीं। देखो अगर इसको हम पूरा लिखेंगे तो 1s2, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6, दैट इज व्हाट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इसका है आर्गन का, आपका ये आपका नियॉन का है। ठीक है, 18 एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इसमें। तो देखो यहाँ पर जब डी इलेक्ट्रॉन फिल किए गए NH2 NP1 से पहले, ये जो 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉन फिल किए गए 10 इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से कहानी में चेंज आया, कहानी में ट्विस्ट आया। और सिंपल सा रीजन है कि जो डी इलेक्ट्रॉन है जो इससे इनर शेल में फिल किए गए हैं, ये आपके आउटर मोस्ट शेल, इसके इनर शेल में फिल किए गए हैं, तो डी इलेक्ट्रॉन जो है हम जानते हैं कि उनका उनका शील्डिंग जो है वो पुअर है एस के कंपैरिजन में। यहाँ पे आप देखेंगे तो पीछे एस फिल किया गया है। तो डी इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से जो साइज में यहाँ पर चेंज आया। एक्चुअल होना गैलियम बड़ा चाहिए था, बट एल्यूमिनियम यहाँ बड़ा है। तो पता ना शील्डिंग की वजह से क्या होता है, साइज में श्रिंक आ जाता है। थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लीजिए यहाँ पर 3D के 10 इलेक्ट्रॉन में इसी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और आगे आपके 4s में और यहाँ पे 4p में इलेक्ट्रॉन फिल है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के क्लोज कौन है, 3D है। फिर उसके बाद तो इन इलेक्ट्रॉन के लिए ये अंदर वाली शेल क्या काम कर रही है, एज अ शील्ड काम कर रही है। याद सबको याद है। और मैंने आपको शील्डिंग का ऑर्डर लिखवाया था कि शील्डिंग एबिलिटी जो है आपकी, शील्डिंग एबिलिटी किस इज व्हाट, SPD, यही है। फॉर द सेम शेल हम बात करते हैं, फॉर द सेम शेल हम बात करते हैं। यहाँ मैं सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूं आपको कि अब यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन भी है, एस भी है, पी है, पर हम जानते हैं कि डी की शील्डिंग जो है एस वालों से, पी वालों से कम होती है। तो शील्डिंग कम मतलब अंदर की दीवार क्या कहने कमजोर है, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं अंदर की तरफ खींचे चले आएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यही था ना। याद करो एग्जाम्पल रजनीकांत सर का, याद करो एग्जाम्पल वाईफाई राउटर का। अगर दीवार नहीं होती तो सारा सिग्नल आपके फोन को मिलता। अगर बॉडीगार्ड नहीं होते तो फैन, जो आपका फैन था बाहर, जो फैन था बाहर रजनीकांत का, वो भाग के उनके पास चला जाता। तो जो बॉडीगार्ड थे वो दीवार थी, वो शील्ड कर रहे थे। अब भैया डी की शील्डिंग ही पुअर है, तो ये दीवार टूट गई या कमजोर हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो लास्ट वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे क्या होंगे, अंदर की तरफ खींचे चले आएंगे। तो उसकी वजह से साइज बढ़ेगी या घटेगी, उसकी वजह से साइज बढ़ेगी या घटेगी, बताओ। उसकी वजह से डेफिनेटली साइज क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। यस और नो, यस और नो। और इसे हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज नोन एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो मेरा फिलहाल इतना सा मकसद था आपको समझाने का कि आपको ये समझ में आया होगा, यहाँ पर सिर्फ ये समझ में आया होगा कि साइज में वेरिएशन क्यों है, बिकॉज
डी की शील्डिंग पुअर थी तो साइज एक्सपेक्टेड से कम हो गई, और जहां गैलियम बड़ा होना चाहिए था उससे ज्यादा बड़ा कौन है? एल्यूमिनियम। ये सुनो, ठीक है, इसको उतारो, फिर मैं एक आध लाइन लिखाता हूं आपको, फिर आगे बात करते हैं। फटाफट से उतारो प्लीज। तो लिखो उसके बाद, बिफोर द आउटरमोस्ट बिफोर द आउटरमोस्ट before the outermost 4p electron in gallium, before the outermost 4p electron in gallium, this is the 4p, before the outermost 4p electron in gallium, there are 10 electron in there are 10 electron in there are 10 electron in 3D subshell, there are 10 electron in 3D subshell, there are 10 electron in 3D subshell. These d electron these d electron these d electron do not shield these d electron do not shield the nuclear charge effectively, do not shield the nuclear charge effectively, full stop. Next line. Therefore despite having therefore despite having an extra shell, therefore despite despite therefore despite having an extra shell, gallium becomes slightly smaller, gallium become slightly smaller gallium becomes slightly smaller than aluminium. This phenomena is known as transition contraction. This phenomena is known as transition contraction. ठीक है, तो जब जब इनर शेल में डी इलेक्ट्रॉन एफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, उनकी शील्डिंग पुअर होगी, उसकी वजह से साइज में कमी आएगी। एक बात और लिखाई मैंने कि भाई एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में गैलियम में एक्स्ट्रा शेल है, साइज बढ़ना चाहिए, बट फिर भी बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन साइज क्या हो गया? कम हो गया। सुनो। अब ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो पुट द हेडिंग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको भी मैं इसी में समझा रहा हूं आपको, इससे वही लिख रहा हूं मैं। ब्रैकेट में लिखिए, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे नाम से मालूम पड़ रहा है लेंथेनॉइड की बात आ रही है, तो हम जानते हैं लेंथेनॉइड में 4f सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल किया आता है, तो वहाँ ऑब्वियसली 4f जब बात होगी तो 4f सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल किए गए वो भी उनकी शील्डिंग या स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो उसकी वजह से जो भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो भी साइज में कमी आएगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन लिखिए फटाफट से। as we move from उसका लिखना lanthanum, that is 57, to lutetium 71. As we move from lanthanum to lutetium, electrons are added in 4f subshell. Electrons are added in 4f subshell, and number of protons in the nucleus increases. Number of protons in the nucleus increases, but due to poor
shielding of, but due to poor shielding of 4f electron, but due to poor shielding of 4f electron, effective nuclear charge increases, effective nuclear charge increases, and there is decrease in size, and there is decrease in size, known as lengthenoid contraction, known as lengthenoid contraction, known as lengthenoid contraction। ठीक है भाई, अब देखो उस पॉइंट पे आता हूं। ये तो समझ में आया आपको भाई इस बार की 4f की जैसे आप 57 से आगे निकल जाएंगे 58 60, तो आपको पता है कि इनके बीच में 58 से लेके आपके 71 ये जो है सीरीज, इनके बीच में हम 4f इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 4f में 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, ठीक है, उनकी शील्डिंग पुअर होती है। बट साथ ही साथ क्या होता है कि जब आप कहते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन बढ़े तो ऑब्वियसली बात नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़े होंगे। एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मान लो एटॉमिक नंबर 11 से 12 हुआ, इसका मतलब पहले 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन थे, तो अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बढ़े। तो क्या होता है कि एक तरफ तो 4f के इलेक्ट्रॉन फिल किए गए, एक तो ये चीज है। दूसरी बात साथ ही साथ जो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा है, कैसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े। सुनो, जैसे ही सपोज करो अभी हम बात कर रहे हैं कि मान लो मैं z इक्वल टू 15 की बात करूं, मान चलो z 13 एल्यूमिनियम की बात करता हूं मैं, और अचानक से मैं बात करने लग गया कि z इक्वल टू व्हाट वी से 65 की बात करने लग गया, मान लो सपोज एग्जांपल, मान लो ऐसा हुआ। तो यहाँ पर 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं तो प्रोटॉन भी बढ़े, 65 प्रोटॉन 65 इलेक्ट्रॉन। तो अब दो चीजें यहाँ पर, पहली चीज तो क्या है कि प्रोटॉन बढ़े तो प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, एक बात। तो दूसरी बात कि अगर हम देख पा रहे कि यहाँ 4f इलेक्ट्रॉन भी फिल किए गए हैं, तो उसकी वजह से इनर शेल में जो शील्डिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखना हमेशा, हम जानते हैं कि जो f इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिल होते हैं, n-2f सब शेल में। d कहाँ होते हैं, n-1 d में। s और p आपके n में हो सकते हैं, ये सुनो। तो हमेशा ये अंदर वाले शेल में फिल होते हैं, जहां का काम क्या होता है, शील्ड करने का काम होता है। तो हम जानते हैं कि शील्डिंग पुअर है। तो दो चीजें, एक तो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े तो वैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है प्रोटॉन की वजह से, और दूसरी बात शील्डिंग कमजोर है। तो दो फैक्टर होने की वजह से कहीं ना कहीं दोनों फैक्टर, चार्ज बढ़ेगा तब भी वो इलेक्ट्रॉन अंदर खींचेगा, अंदर की दीवार कमजोर है, शील्डिंग कमजोर, तब भी इलेक्ट्रॉन अंदर तरफ आएगा। तो कहीं ना कहीं जो साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और चूंकि यहाँ पर बात हो रही है 4f इलेक्ट्रॉन की, तो हम बोल रहे हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोल रहे हैं इसको, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जनरली हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये यहाँ से यहाँ देखने को मिलेगा। ये सुनो, अब यहाँ देखो एक चीज आप ना, तो देखो क्या बेटा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं। तो जैसे हम इंडियम से थैलियम हम लोग जा रहे हैं, इनके बीच में क्या होगा, 4f इलेक्ट्रॉन फिल होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि आप देखेंगे 49 और 91 के बीच में ये सारे के सारे लेंथेनाइट्स आएंगे ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो 4f इलेक्ट्रॉन फिल हुआ। तो अब यहाँ क्या होगा उसकी वजह से, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ 49 के बाद फिर 91 आया, मतलब कि आप देखेंगे डिफरेंस कितना, 32 का डिफरेंस है, 32 इलेक्ट्रॉन 32 प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो अच्छी खासी शेल आई है बीच में। तो ऑब्वियसली बात यहाँ पर साइज में जंप बड़ा होना चाहिए था, मतलब कि डाउन द साइज बढ़ रहा है, ट्रेंड जनरल यही अपना, क्योंकि शेल्स बढ़ती है। तो इंडियम से थैलियम काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए था। बट चूंकि दिस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इनका साइज जो डिफरेंस है काफी हद तक वो कम हो जाता है। ये तो तय है कि अभी भी थैलियम इंडियम से बड़ा है, पर मान लो जितना बड़ा होना चाहिए था उतना डिफरेंस नहीं है इनकी साइज में, कम डिफरेंस। दिस इज व्हाट ड्यू टू दिस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप देखेंगे बोरॉन फैमिली में दो चीजें काम कर रही है, यहां पर काम कर रहा है आपका ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर आपका काम कर रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सुन लो, ठीक है। इसको उतारो फिर हम आगे बात करते हैं फटाफट से प्लीज, ठीक है। अब एक पॉइंट बना के लिख लो आप,
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मुझे इन शॉर्ट अगर लिखना है मुझे, तो आप ऐसा कर लो, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन प्लस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज व्हाट इंक्रीजेस, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सुनो कि पुअर शील्डिंग और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, उसकी वजह से आप कह देंगे साइज कम हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। मैं इसी में लिखता हूं, डी ब्लॉक की बात करें फिर से हम लोग, जहां पर कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है एप्लीकेबल है। ये आपका बेटा ग्रुप 3 and this is group 4, group 5, टाइटेनियम, जर्कोनियम, ऑफ्मेनियम, वेनेडियम, टेंटलम। ठीक है, क्लियर। एटॉमिक नंबर की बात कर लें एक बार, 21, और इसमें ऐड करें हम लोग 18, 31, 41, 39, 49, 59, 57। ठीक है, लेंथेनम, तो लेंथेनम पे हमेशा स्टार बना होता है, इसके बाद लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट होती है 58 से। तो अगर मैं साइज की यहाँ बात करूँ, साइज की, तो ऑब्वियसली बात है डाउन द ग्रुप है ये, तो साइज का ऑर्डर आपका ही रहेगा, स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम, इट्रियम से बड़ा लेंथेनम। ठीक है, यहाँ आप देखोगे 22, 40 और 72, हाफ मीनियम इज 72। 58 से 71 बीच में क्या है, 4F सीरीज। 58 से 71 लेंथेनम सीरीज, सॉरी लेंथेनॉइड से आपके, जहां हमने 4F के इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं, 4F के इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो थोड़ा सोचो यहाँ पर कि जो साइज में वेरिएशन आया किस प्रकार का होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनका साइज लगभग लगभग क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें तो टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम, जिरकोनियम हाफ मीनियम का साइज लगभग लगभग सेम है। सिमिलरली यहाँ पर भी फिर, क्योंकि इन सब जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये आपके जो लेंथेनाइड्स है उसके 4F सबशेल में आपने 14 इलेक्ट्रॉन लगभग लगभग फिल कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या, ग्रुप 4 से ग्रुप 12 तक, फ्रॉम ग्रुप 4 टू ग्रुप 12 लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क स्पेशली कहां पर, 4D एंड 5F सीरीज में। कहां पर, मतलब कि 4D और 5F सीरीज जो है उसका साइज आपका लगभग लगभग क्या है, लगभग लगभग क्या आपका बराबर है। 4D और 5F सीरीज का साइज आपका लगभग लगभग क्या है, बराबर है। कहां से कहां तक, इट इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 4 टू ग्रुप नंबर 12 ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सुनो, तो ये हमने आज बात करी अबाउट एटॉमिक रेडियस, जहां हमने पहले समझा मेटालिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। मेनली हमारा फोकस था कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस विद रीजन वो समझना, साथ में क्या टर्म है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में हम बात करते हैं डी सीरीज के इलेक्ट्रॉन की, उनकी वजह से साइज में डिक्रीमेंट आता है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम लोग बात करते हैं 4F इलेक्ट्रॉन की, बिकॉज वहां पर हम लोग 58 से 71 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करते हैं। अगर हम एक्टिनॉइड ट्रांजिशन की बात करें लेंथेनॉइड की जगह, तो हम 4F की जगह किसकी बात करेंगे, हम लोग 5F सबशेल के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो वहां नाम नया आ जाएगा, उसे आप क्या बोल देंगे, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
यस नो। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बट अबाउट आयनिक रेडियस। टिल देन, थैंक यू सो मच।